ओके सर। चले तो स्टूडेंट्स, ये जो आज का हमारा टॉपिक है, आ, हमने कौन सा 11.4 करना है या 5 करना है? um, ठीक है, 11.4 हमने कर लिया था लास्ट टाइम, तो 11.5 है। और ये है ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट जो है वो हम लोग अप्लाई करते हैं जब हमें ऑल्टरनेटिंग सीरीज मिलती हैं। ऑल्टरनेटिंग सीरीज वो होती हैं जिनमें साइंस जो है वो ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहे होते हैं। जैसे एक टर्म प्लस की है और एक माइनस की है। तो हमारे पास यहाँ एग्जांपल में एक सीरीज है, 1 -1/2 +1/3 -1/4 +1/5 -1/6। तो ये इसमें जो साइंस हैं वो ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहे हैं, प्लस माइनस इस तरह आ रहे हैं। इसको अगर हम लोग समेशन की फॉर्म में लिखें तो अ, ये हो जाएगा समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। और ये जो ऑल्टरनेटिंग साइंस हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं -1 to the power n-1। और जो मैग्नीट्यूड है, टर्म की जो वैल्यू है, उसको 1/n लिख लेते हैं। तो पहली टर्म चूंकि प्लस में आ रही है तो इसलिए -1 to the power ऐसा नंबर पावर में रखेंगे कि जब हम लोग n की जगह पे 1 रखें तो इवन नंबर आए। तो n-1 भी रख सकते हैं, n+1 भी रख सकते हैं, 1 की पावर में। दोनों तरह से ये सीरीज जो है वो बनाई जा सकती है। इसी तरह दूसरी सीरीज है, वो -1/2 +2/3 -3/4। ये भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। इसको समेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, -1 to the power n और इंटू n/n+1। समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो होती है ना, उसका जो टेस्ट है वो बहुत आसान होता है। उसमें हमें दो कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई करनी होती हैं, दो कंडीशंस चेक करनी होती हैं बेसिकली। तो अगर तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, और ना करें तो कन्वर्जेंट नहीं होती, डाइवर्जेंट होती है। वो कंडीशंस जो हैं वो ये हैं, एक सेकेंड। ओके, तो वो दो कंडीशंस जो हैं वो ये हैं कि ये यहाँ पे दिया है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, P1 -P2 +P3 -P4 अप टू सो ऑन। और कंडीशन ये है कि अगर हम लोग जो टर्म्स के साइंस हैं उनको इग्नोर कर दें, यानी आप कह लें कि एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लें टर्म्स की, तो अगर हर नेक्स्ट टर्म जो है वो लेस देन द प्रीवियस टर्म है, यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म्स से बनने वाली सीरीज है अगर वो डिक्रीजिंग है, एक कंडीशन ये है। अगर वो डिक्रीजिंग हो, और दूसरी ये कि nth टर्म पे जो लिमिट है, तो अगर nth टर्म पे जो लिमिट है वो जीरो हो जाए, ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज होगी वो कन्वर्ज कर जाएगी। यानी ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट ये होगा कि नंबर वन हम लोग देखेंगे कि जो एब्सोल्यूट वैल्यूज टर्म्स हैं या टर्म्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं
उनसे जो बनने वाली सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग हो, और सेकंड ये कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म है, यानी साइन हम लोगों ने डिस्कशन में नहीं लाना, इन दोनों कंडीशंस में साइंस की बात हम लोग नहीं कर रहे, यानी हमने पॉजिटिव साइंस ही कंसिडर करने हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि लिमिट लगा लें nth टर्म पे, और nth टर्म में भी साइन को छोड़ के, यानी प्लस है चाहे माइनस है उसको नहीं देखना, सिर्फ जो एब्सोल्यूट वैल्यू nth टर्म की है उसको कंसिडर करना है। तो अगर वो सीक्वेंस लिमिट ये वाली जो n गोज टू इंफिनिटी, बी सब n इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये दो कंडीशंस जो है ये इनफ हैं टू establish the convergence of the series। तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट होता है। ठीक है, तो अब ये जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है ये क्यों वर्क करता है, ये इतना ही सिंपल क्यों है, तो ये उसकी इंटरप्रिटेशन दी हुई है इस फिगर में कि अ, आप एज्यूम करें कि कोई भी सी जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, अ, ये फर्ज कर लें कि उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव भी होगी तो तब भी ये वाली बात जो हम करने जा रहे हैं ये फिर भी सही होगी। तो यहाँ पे जो उसने फिगर दी है ना, इसमें ये कंसीडर कर लिया कि फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर वो पॉजिटिव है, जैसे अगर वो 5 है फर्स्ट टर्म, तो 5 को आप नंबर लाइन पे यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये 0 है, और आपने 0 की राइट साइड पे एक लाइन ड्रॉ की जो 5 यूनिट लंबी होगी, या अगर हम लोग जनरल बात करें तो 5 की बजाय हम लोग B1 कह देंगे कि B1 पॉजिटिव टर्म है। तो आपने 0 की राइट साइड पे एक लाइन ड्रॉ की जिसकी लेंथ जो है वो B1 के इक्वल है। अब चूंकि दूसरी टर्म जो है वो उसने नेगेटिव होना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो चूंकि नेगेटिव है तो उस पहली टर्म जहाँ एंड हो रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग बी मैग्नीट्यूड की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे अगर कह लें कि पहली टर्म 5 है और दूसरी टर्म जो है वो -3 है, तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि पहली लाइन जो है वो 5 तक जाएगी, और दूसरी जो है वो 5 से स्टार्ट होगी और 3 यूनिट लेफ्ट साइड पे जाएगी। तो हम लोग पहुंच कहाँ पे जाएंगे, हम लोग 2 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये 5 है और ये वाली जो है ये -3 है, तो 5 - 3 करेंगे तो हम 2 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह ये जो वैल्यू हमारे पास आई है S2, तो इसका मतलब ये होगा कि S2 जो है वो B1 - B2 है। फिर थर्ड टर्म जो है वो फिर पॉजिटिव होगी, इधर चले जाएंगे, और फोर्थ टर्म फिर इधर वापस आएंगे। इस तरह जो S3 होगा वो हमारे पास आ जाएगा B1 -B2 और +B3, या आप ये भी कह सकती हैं कि B2 जो होगा, सॉरी B3 जो होगा वो S2 +B3 होगा। ये S2 था, ये ये S2 वाली लाइन है। ठीक है, तो S2 में आपने B3 ऐड किया तो आप S3 पे पहुंच गए। तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज इस तरह जो है, अगर हम को लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो हम ये देखेंगे कि अगर ये भी कंडीशन मौजूद है कि nth टर्म जो है उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0 को अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि हर अगली लेंथ पिछली लेंथ से छोटी होती जाएगी, और अल्टीमेटली ये जो सिलसिला आपको नजर आ रहा है कि एक एरो इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो अल्टीमेटली ऐसे फील होगा कि ये हर अगला एरो चूंकि छोटा होता जा रहा है, अल्टीमेटली ये एस को अप्रोच कर जाएगा जो सम है। इससे ये क्लियरली हमें विजुअलाइज हो जाता है कि सम ऑल्टरनेटिंग सीरीज का, अगर उसमें ये दो कंडीशंस होल्ड करती हों, यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है हर अगली टर्म की
वो पिछली टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू से लेस हो। उसकी वजह से क्या होगा कि हर अगला एरो जो है वो पिछले एरो से छोटा होता जाएगा साइज। और दूसरी कंडीशन ये कि जो nth टर्म है वो अल्टीमेटली जीरो को कन्वर्ट कर जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है एरोज बनाने का, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है और अगला एरो पिछले से छोटा होता जाता है, हत्ता कि जो लास्ट एरोज होंगे या बहुत आगे जाके जो एरोज बन रहे होंगे वो अपने साइज में इतने छोटे होंगे कि जैसे हम पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे हैं या फिर उनसे भी छोटे होंगे। ठीक है, इस तरह यानी उनकी लेंथ जीरो को अप्रोच कर रही होगी। तो इस तरह से जो विजुअलाइज करना इसको बड़ा इजी है कि ये सीरीज जो है अगर ये दो कंडीशन ऑल्टरनेटिंग सीरीज में होल्ड होती हो तो फिर वो कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है। यहाँ पे उसने इसी आइडिया को एक्सप्लेन किया है कि S2 जो होगा वो B1 माइनस B2 होगा। चूंकि B1 जो है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो बड़ी है B2 से, तो इसका मतलब ये होगा कि B1 माइनस B2 इज ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव नंबर पे हम लोग पहुंचेंगे। इसी तरह जो S4 है, S4 जो होगा वो हमारे पास आएगा S2 प्लस S3 माइनस S2 प्लस B3 और माइनस B4। क्योंकि जो S2 है वो B1 और B2 का सम है, और आगे फिर हमने थर्ड और फोर्थ टर्म भी ऐड कर दी, तो ये इनका जो सम होगा ये असल में चार जो सीरीज की जो चार टर्म्स है उनका सम होगा S4, इसलिए हम यूं इसको लिख सकते हैं। और ये S2 से इसलिए ग्रेटर आएगा ये वाला क्योंकि S2 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, और B2 जो B3 है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो B4 की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमने कंडीशन इम्पोज कर दी है उसके मुताबिक। इसलिए इन दो का जो डिफरेंस होगा ना वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और जीरो से बड़ा नंबर अगर आप S2 में ऐड करेंगे तो आंसर जो होगा वो S2 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये S2 से S4 बड़ा होगा। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि S6 जो है वो S4 से बड़ा होगा, और S8 जो है वो S6 से बड़ा होगा। तो ये एक इस तरह से एक सीक्वेंस बन जाएगी, और इस सीक्वेंस को हम यूं लिख सकेंगे कि S2 जीरो से बड़ा है, S4 जो है वो S2 से बड़ा है, S6 जो है वो S4 से बड़ा है, और इस तरह इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये वाली जो बात है ये हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर जाए तो सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है। हमने ये कंडीशन, ये थ्योरम पढ़ा था कि इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स is convergent, then the series is convergent। तो अब ये जो सीक्वेंस है ये पार्शियल सम्स की सीक्वेंस है, ऑल दो के इसमें कुछ टर्म्स जो है मिसिंग है, या S3 इसमें नहीं है और S5 नहीं है इसमें, S7 ऑड नंबर ऑफ जो सम्स हैं वो नहीं है। लेकिन इवन नंबर ऑफ सम्स वाली ये जो सीक्वेंस हमने बनाई है, ये सीक्वेंस जो है ये एक तो मोनोटोनिक हमें नजर आ रही है, यानी इसमें एक ही ऑर्डर है, हर नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस से ग्रेटर है। और अब ये देखना है कि ये बाउंडेड है या नहीं है। ठीक है, तो लोअर बाउंड तो इसका एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो इज द लोअर बाउंड। ठीक है, ये लोअर बाउंड हो जाएगा। अब सिर्फ ये हमने दिखाना पड़ेगा हमें कि ये अपर बाउंड भी इसका एग्जिस्ट करता है, यानी हमें ये शो करना है कि ये बाउंडेड अबव भी है। ठीक है, तो बाउंडेड अबव को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे।
तो बाउंडेड अबव होना जो है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया इस वाले में। देखें S2N जो है, S(2)N, उसको हम लोग यूं लिख सकते हैं B1 माइनस B2 माइनस B3 माइनस B4, इस तरह हम चलते जाएं। तो जो सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स है उसको हम लोग S2N बोलते हैं ना। यानी इस तरह से आप कह लें कि S2N जो होता है वो पहली 2n टर्म्स का सम। और ये 2n टर्म्स कैसे लिखेंगे, यूं लिखेंगे B1 पॉजिटिव है, B2 नेगेटिव है, B3 पॉजिटिव है, B4 नेगेटिव है, ठीक है, B5 पॉजिटिव है। ऐसे हम लोग चलते चले जा रहे हैं। B6 जो है वो नेगेटिव है। और यूं चलते चलते हम लोग पहुंच जाते हैं आखिरी जो टर्म है, यानी 2n टर्म है, B2n। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है उनके साथ माइनस का साइन आया हुआ है। तो B2n जो है वो इवन नंबर ऑफ टर्म है, इसलिए उसके साथ माइनस का साइन है। तो ये तो सिंपल, हमने 2n टर्म्स लिख दी और सम ऑफ 2n टर्म्स को हम लोग S2n बोलते हैं। अब इसमें अगर हम लोग ये करें कि ब्रैकेट्स लगा दें, B1 लिखा, फिर माइनस डाला, और B2 माइनस B3 कर देंगे। ये जो माइनस का साइन बाहर लगाया ना, उसकी वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। फिर माइनस डाला, और B4 जो है वो अब प्लस में आ जाएगी, और B5 जो है वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो ये B5 आ गया। ऐसे हम लोग अगर लिखते जाएं इसको, B6 जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और B7 जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, इस माइनस के साइन की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनके। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चलते जाएं, और लास्ट वाली जो हमारे पास बनेंगी वो ये बन जाएंगी कि माइनस B2n-2 और माइनस B, इधर लिख लेता हूँ नीचे, जो लास्ट वाली हैं उनको लिख लेंगे माइनस B2n-2 और माइनस B2n-1। और आखिरी वाली जो टर्म है ना उसको फिर ब्रैकेट से बाहर लिख लें, B2n। अब यहाँ पे देखें, ये हर एक जो टर्म है, ठीक है, ये हर टर्म जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जो हर एक्सप्रेशन आ रही है ना ब्रैकेट वाली, वो पॉजिटिव है। वो इसलिए पॉजिटिव है कि हम लोग कंडीशन में ये मान चुके हैं कि हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी हो जाती है अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो B2 जो होगा वो बड़ा होगा, B3 छोटा होगा, इसलिए ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगी, ये सारी पॉजिटिव टर्म्स होंगी। ठीक है, तो एवरी टर्म इन द ब्रैकेट इज पॉजिटिव, सो S2n इज लेस देन और इक्वल टू B1। वो क्यों होगा? जो S2n है वो B1 से लेस किस तरह होगा? हाँ जी, आप में से अगर कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे। यानी ये सारा जो सम है बेसिकली, ये S2n है ना, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये सारे का सारा B1 से किस तरह लेस हो गया? कोई बताना चाहेगा आप में से? ओके, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल इसको अगर एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूं, और मैं ये लिखूं कि 8 जो है, 8 इक्वल है 10, ठीक है, 10
माइनस 1 -1 -1 -1, इस तरह अगर मैं लिख रहा हूँ 8 को, तो ये 10 -1 9 होता है, उसमें से 1 माइनस कर दें, वो हो जाएगा 8, फिर 7, फिर 6, फिर हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, फिर मैं इकट्ठा ही इसमें से चले माइनस कर देता हूँ कुछ। नहीं, इसमें से मुझे 8 के इक्वल भी तो रखना है, इसलिए मैं सिर्फ इसमें से 2 दफा 1 माइनस करता हूँ। तो अब चूंकि 8 जो है वो इस चीज के इक्वल है, ठीक है, इसके इक्वल है, तो अब जिस टर्म में से मैं माइनस कर रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव टर्म्स जो है उनको माइनस कर रहा हूँ, और माइनस करने के बाद अगर मेरे पास ये आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जिस में से मैं माइनस कर रहा हूँ वो चीज़ इससे डेफिनेटली बड़ी होगी। यानी मैं 10 में से कुछ माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस करने के बाद रिजल्ट जो है वो इसके इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर जिसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर ये वाला नंबर आ रहा है, वो डेफिनेटली इस वाले से बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर B1 में से कुछ माइनस करी जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और भी कोई टर्म माइनस कर दी, और इतनी ही चीजें माइनस होने के बाद जो रिजल्ट है वो S(2n) के इक्वल है, तो डेफिनेटली जो S(2n) है वो इस वाले नंबर से तो छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से इतनी चीजें माइनस करने के बाद आंसर S(2n) के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है S(2n) छोटा है और B1 जो है वो बड़ा है। तो ये लॉजिक है जिसकी बुनियाद पे हम लोग ये कह सकते हैं कि S(2n) इज लेस देन B1। ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज, यानी ये चीज खुद पॉजिटिव है, इतनी सी जो चीज है ये चीज खुद पॉजिटिव है, और ये चीज खुद पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नंबर बार बार माइनस करने के बावजूद जो आंसर है वो इस S(2n) के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि S(2n) बड़ा है, और B1 जिसमें से ये सारी टर्म्स हम लोग माइनस कर रहे हैं वो S(2n) से बड़ा होगा। तो इस तरह S(2n) का, या इस कह लें कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस बन रही है, इसका एक अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर जाता है विच इज इक्वल टू B1। तो अगर अपर और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए, तो जो सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड होती है, और मोनोटोनिक तो ये पहले ही है कि हर अगली टर्म जो है वो ग्रेटर देन द प्रीवियस टर्म है। तो मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस वाला थ्योरम लगा के हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, यानी पहले तो हमने कहा कि पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस होती है वो अगर कन्वर्ज करे तो सीरीज कन्वर्ज करती है, और अब हम लोगों ने पार्शियल सम्स में से इवन टर्म्स की कन्वर्जेंस को प्रूव कर लिया है, इस तरह से कि जो सीक्वेंस जनरेट की है वो मोनोटोनिक भी है, ठीक है, वो मोनोटोनिक भी है, और वो बाउंडेड भी है। तो मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस वाला थ्योरम अप्लाई करके हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है S2 S4 अप टू S2n अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अब इस जिस तरह हमने ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स की सीक्वेंस बनाई है और उसको कहा कि कन्वर्जेंट है, इसी तरह की कोई बात हम लोग ऑड के बारे में भी कह सकते हैं या नहीं, उसके बारे में यहाँ पे आगे उसने लिखा है, नो वी कंप्यूट द लिमिट ऑफ ऑड पार्शियल सम्स। इवन पार्शियल सम्स जो है वो तो कन्वर्ज कर जाएंगे, और जिसको वो कन्वर्ज कर रहे हैं ना उसको हमने एस का नाम दे दिया। ये तो कंफर्म है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, अब जिस नंबर को कन्वर्ज करेगी उसको हमने एस कह दिए। अच्छा जी, तो अब ऑड नंबर्स कि अगर देखें कि जो जनरेट होती सीक्वेंस वो किसको कन्वर्ट करेगी, तो वो बड़ा आसान सा काम है। इवन नंबर वाली सीक्वेंस अगर कन्वर्ट कर रही है तो ऑड वाली बनानी बहुत आसान है। अगर हम लोग एक ऑड नंबर वाली सीक्वेंस बनाए और उसको उस पे ये चीज़ हम अप्लाई कर दें कि S(2n+1), तो S(2n) जो होगी वो तो सम ऑफ
और इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, अगर उसमें 1 ऐड कर दें, अब ये सम ऑफ फर्स्ट 2n+1 टर्म्स बनेंगी। और ये वाला सम हमें कैसे मिल सकता है? ये हमें इस तरह मिल सकता है कि जो सम ऑफ 2n टर्म्स था ना, यानी पहली 2n टर्म्स का सम, उसके अंदर हम लोग सिर्फ नेक्स्ट वाली टर्म ऐड कर दें, यानी जो नेक्स्ट ऑड टर्म है, ऑड नंबर ऑफ टर्म है, वो ऐड कर दें। तो अब ये जो सम बनेगा, ये सम इक्वल हो जाएगा फर्स्ट 2n+1 नंबर ऑफ टर्म्स के, जो कि यानी टर्म ऑफ ऑड टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स बन जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ पहली 100 टर्म्स का सम है, तो पहली 101 टर्म का सम कैसे निकलेगा? 100 का जो सम आया था, उसमें टर्म नंबर 101 ऐड कर दें, तो अब वो सम जो होगा वो 101 टर्म्स का सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सम ऑफ ऑड टर्म्स लिख ली, और इस पे फिर लिमिट अप्लाई कर दी, इस पे भी अप्लाई कर दी लिमिट, इस पे भी अप्लाई हो गई। ये तो ऊपर हम शो कर आए हैं कि ये एस के इक्वल है। और ये वाली चीज जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की कंडीशंस है, उनमें जो दूसरी कंडीशन थी, जो हमने ये कहा था कि n अप्रोचेस टू इंफिनिटी बी एन इक्वल टू 0, वो अगर बी एन टर्म 0 को अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब यही होगा ना कि अगर हम लोग b2n+1 भी ले लेते हैं, उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 0 आएगी। तो ये 0 हो गया, और 0 और s को ऐड किया तो s आ गया। अब सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ पार्शियल सम्स जो होगा, वो भी s को कन्वर्ट कर रहा है, इवन भी s को कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो सम पार्शियल सम्स वाली सीक्वेंस है, वो s को कन्वर्ट कर जाएगी, और इस तरह से जो सीरीज है वो कन्वर्ट कर जाएगी, s को कन्वर्ट कर जाएगी वो सीरीज भी। तो इस तरह से ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट का जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक सीरीज दी हुई है, तो इसमें हमें सिंपल दो चीजें सिर्फ चेक करनी है। पहले नंबर पर के सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए, तो ये बहुत क्लियर है। इसमें जो एब्सोल्यूट वैल्यूज वाली सीरीज है, उसकी उसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर आप साइन इग्नोर कर दें, तो हर अगली टर्म जो है उसको यूं लिख सकते हैं, और पिछली टर्म को यूं लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंस है ना, तो नेक्स्ट टर्म जो है वो 1/n+1 होगी, प्रीवियस 1/n होगी। और ये एब्सोल्यूट वैल्यूज ले रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग सीरीज में साइन का कुछ नहीं करना होता हमने, जब हम लोग कंडीशंस अप्लाई करते हैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की। तो ऑब्वियसली जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटी होती है। तो ये पहले वाली कंडीशन तो स्टैब्लिश्ड हो गई, और दूसरी, इस पे लिमिट लगा दें, तो 1/n, n जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/n 0 को अप्रोच करेगा। तो दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज कर जाएगी। हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि ये वाली जो सीरीज होती है, जो प्लस वाली टर्म्स के साथ आती है, वो कन्वर्ज नहीं करती, लेकिन ऑल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर जाती है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है क्योंकि जो सारी पॉजिटिव टर्म्स वाली सीरीज है, उसका सम डेफिनेटली ज्यादा होगा। जिसमें कुछ टर्म नेगेटिव भी हैं, तो उसमें नेगेटिव टर्म्स के होने की वजह से सम जो होगा वो उतना नहीं आएगा जितना सारी पॉजिटिव टर्म्स का आना था। इसलिए अल्टरनेटिंग सीरीज वाली जो है वो कन्वर्ज हो सकती है, और यहाँ पे हमने देखा कि वो हो रही है। ठीक है, तो बाकी भी इसमें जो एग्जांपल्स हैं इतनी डिफिकल्ट नहीं है। ये वाली है, जैसे एग्जांपल इसको देख लेते हैं। जब भी हमने ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लेनी है, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है, इसको छोड़ देना है। हाँ? इससे हमें कुछ नहीं लेना देना। जो दो उसकी कंडीशंस है, उनमें ये शामिल नहीं, उसमें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज देखनी। तो हमें शो ये करना पड़ेगा कि 3n/4n-1 जो है वो लेस है, वो लेस या ग्रेटर है कह लें, कि वो ग्रेटर है इससे। 3n+1 नेक्स्ट टर्म ओवर 4 × n+1 - 1, ये हमें दिखाना पड़ेगा कि ये इससे बड़ी है। ठीक है,
और वो हम लोग कैसे दिखाएंगे, अगर हम इसको सॉल्व करें इस चीज को, तो ये बन जाएगा 3n+3 4n-1 +1। यानी ये जो मैंने सॉरी यहाँ पे -4 +4 लिखे, तो ये हमें शो करना है कि ये डिक्रीजिंग है। तो हाँ सॉरी, इसके अंदर ये वाली जो कंडीशन है ना, दूसरे वाली, वो चूंकि सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो पहले वाली अगर हो भी उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरे वाली कंडीशन जो थी ना कि n गोज टू इन्फिनिटी, वो ज़ीरो नहीं आ रही। ठीक है, तो इसमें ये भी एक फ़ायदा है कि अगर हम दूसरी कंडीशन या कोई एक कंडीशन दिखा दे कि वो फेल हो गई है, तो फिर दूसरी को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे वो जो nth टर्म वाली कंडीशन है वो फेल हो जाती है, ज़ीरो नहीं आता इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, बल्कि नॉन ज़ीरो आ गई है, 3/4 आ गई है। तो सेकंड कंडीशन फेल हो गई, तो मतलब कि ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज नहीं करेगी। ठीक है, तो अब ये लेस देन 1 मिनट रह गया है इस मीटिंग का, तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ, आपको एक नया लिंक देता हूँ, उस पर ज्वाइन कर लें। अल्लाह हाफिज़।